हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी के क्वेश्चन पेपर। आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम हुआ था 14 अगस्त 2018 को। तो इसी पेपर को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाली जो एग्जाम है एएलपी के, इसमें भी पूछे जाएंगे। तो थोड़े अच्छे से इसको देखना, तो चीजें आपको समझ में आएगी। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हार्डवर्क लिमिटेड। डायरेक्टली आप जाकर टेलीग्राम में ये सर्च करना, आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप ये ज्वाइन कर लेना, या फिर नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्लासेस के अपडेट वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सीबीटी 1 जो आपका होने वाला है उसका पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा। तो पैटर्न की बात करें तो ये आपका 60 मिनट का एग्जाम पेपर होने वाला है, 1 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के लिए। और इसमें 1/3 जो रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, गलत नंबर पे आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये इससे आपको सवाल पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से, मेंटल एबिलिटी से, जनरल साइंस से एंड जनरल अवेयरनेस से। तो ये चार चीज होने वाली है जिसमें जिससे आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो 2018 का पेपर है। तो क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहला 100 नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है। तो पहला एवरेज नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहां तक जाना है, हमें 100 तक जाना है। तो फर्स्ट 100 नंबर का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए सबको पता है कि जितने भी नंबर है सबको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पे अगर आप 1 से 100 नंबर को ऐड करने लग जाओ तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जब भी चीजें आपके सीक्वेंस में दिया हुआ रहे, एवरेज में आपकी चीजें नंबर जो है सीक्वेंस में रहे, तो उसका फर्स्ट नंबर लेना। जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1 है, और लास्ट नंबर लेते हैं जो कि 100 है, और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो ये हो गया हमारा 101 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50.5। यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, तपन, रवि और त्रिषा एक केक साझा करते हैं। तपन उसका 1/4 लेता है और त्रिषा उसका 2/3 लेती है, और शेष रवि लेता है। केक में रवि का हिस्सा कितना है, ये हमें पता करना। तो माना कि केक कितना था, हमारे पास एक केक था, जिसमें से 1/4 जो है वो ले लिया तपन ने, और 2/3 ले लिया किसने, तो त्रिषा ने। अब जो शेष बचना है वो मिलेगा रवि को। तो इसका जो आंसर आएगा वही जो है हमारा रिमेनिंग बच रहा है, और वो रवि को मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का, तो ये आ जाएगा 12। तो यहां से ये हो जाएगा 12, और माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 1/12। तो 1/12 हिस्सा जो है वो किसको जाएगा, रवि को। ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, 36, 54 एंड 108 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या क्या है, 36, 54 एंड 108 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का दो मेथड है आपका, या तो गुणनखंड फैक्टर करके आप निकाल लो, या फिर डिवीजन मेथड होता है उससे निकाल लो, या फिर उससे भी इजी है जिसको हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का गैप निकाल लेते हैं, ये हो जाता है 18, और इन दोनों का भी गैप निकालते हैं तो इसका हो जाता है 54। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ जब भी आपको निकालना हो तो हमेशा जो है आंसर जो है इन जो भी चीज दिया हो रहेगा उससे छोटा होगा, और एलसीएम रहा तो एलसीएम में जो आंसर आएगा वो बड़ा टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा टर्म है वो हमें 18 मिल रहा है। अब हमें देखना है कि 54 के अंदर भी 18 आता है कि नहीं। तो 18 इंटू 3 क्या होता है, वो होता है 54। तो 18 इनका इसका भी फैक्टर है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो 18 निकल कर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो
तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या बोला, ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 और 7 लीव्स a remainder of 3 in each case, what is the smallest of all such number? तो क्या है, एक संख्या को जब डिवाइड किया जाता है 4, 5, 6 और 7 से, तो शेषफल कितना आता है, 3 बचता है। तो इस प्रकार हमें पता करना है कि वो छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 4, 5, 6 एंड 7 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालना है तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद तो और नहीं होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा निकल कर आ जा रहा है कितना, 420। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना निकल कर आ गया, एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 420। अब इस एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, 420 में रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा हर केस में आ रहा है 3, तो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे 3, दैट इज इक्वल टू 423। और यहां से हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, सिलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इन चारों में से कौन सा एक फिगर है जो ग्रुप को डिनोट मीन्स ग्रुप से अलग है। तो यहाँ पर आप ए को देखो तो ये जो लाइन है वो बीचों बीच इसको काट रही है, बी में भी लाइन जो बीचों बीच काट रही है, डी में भी लाइन बीचों बीच सर्कल को काट रही है, बट सी जो है इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं है, इसलिए सी जो है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि युवा पुत्र 2 घंटे शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो बेटा और फादर की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितना वर्क डन हो रहा है। तो 1 आवर में अगर पता करें कि जो बेटा है वो कितना कर सकता है, तो 2 घंटे में वो 16 वस्तुएं बना रहा है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, 8 वस्तुएं बनाएगा। उसी तरह फादर जो है वो क्या कर रहा है, 24 वस्तुएं बना रहा है, कितने देर में, 8 घंटे में। तो 1 घंटा में वो कितना बनाएगा, 3 वस्तुएं बनाएगा। तो 1 घंटा में जो है पुत्र जो है वो 8 वस्तुएं बना रहा है, और 1 घंटा में फादर जो है वो 3 वस्तुएं बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पुत्र जो है वो अधिक शक्तिशाली है, द सन हैज मोर पावर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्या बोला, इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, what is the इक्विवेलेंट करंट। हमें क्या करना है, करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये होता है करंट का फॉर्मूला। इसी में जो ये क्यू है, ये क्यू क्या होता है, क्यू मीन्स चार्ज, और ये क्यू क्या होता है, एन एंड ई, यानी कि इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एन क्या हो गया, एन हो गया कितने स्पीड से वो 1 सेकेंड में चक्कर लगा रहा है पूरे सर्कल को। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, v डिवाइडेड बाई 2 पाई r लिख सकते हैं। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r लिख सकते हैं। और इसके साथ ई क्या है हमारा, यहाँ पर ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा आई है, आई दे रखा हुआ यहाँ पे, जो हमारा आई है, आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी होता है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्यू के जगह पे एन ई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और एन ई, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमारा v डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और e और t यहाँ पर। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब चीजें हमें दी गई है, इन चीजों को क्या करेंगे, हम इसके जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेस करते हैं यहाँ पर। तो v का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, वेलोसिटी हमें दे रखा हुआ है
स्पीड कितना है, वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड -19 एंड डिवाइडेड बाय जो है, डिवाइडेड बाय कितना है, वो क्या है 2, डिवाइडेड बाय जो रखा हुआ है 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। तो ये 7 को हम लोग यहाँ कर लेते हैं 7 इंटू आर जो है रेडियस कितना दे रखा हुआ है 5 इंटू 10⁻11 इंटू टाइम जो है, टाइम कितना दे रखा हुआ है, टाइम है 1, ठीक है, टाइम हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा के इसको हमने 10 कर दिया, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये यहाँ 10⁻6 है तो ये हो जाएगा 5, और क्या कटने को है, तो इतना हमारा आ गया ये चीज, ठीक है। और और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 है, तो ये 5 इंटू 2 है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं 10, और ये 10 से यहाँ पे 10 है, तो ये चीज हो जाएगी हमारी। अब होगा हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह, ये आ गया हमारा 10⁻5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻11। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 एंड 7, ये हो गया हमारा कितना, ये आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻5 एंड 10⁻−14 है, सॉरी 19 है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 10⁻−14 लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पर जो ये है 10 इंटू 10⁻11, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 10, ये आ जाएगा यहाँ पे 10⁻10, और इसी को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10, ठीक है। तो यहाँ पर से आ गया हमारा 11.2 इंटू 10⁻4, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10⁻3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.12 इंटू सॉरी 10⁻3 को मिली एम्पियर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, यानी कि नीचे में जितना भी आपको दिया गया है टर्म, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी चीजें आपको दिया हुआ रहे तो परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम जो होता है वो हमेशा या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है, 1 4 7 9, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 + 5 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 7, 7 आया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, सो 8 + 1 क्या हो गया 9, तो 9 यहाँ पर है, तो 9 9 81 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है 6 + 5 + 6 + 0, इसको ऐड करके देखते हैं। तो इसको ऐड करने से ये हमारा क्या आ जा रहा है 6 + 5 + 6, तो ये आ जा रहा है हमारा कितना आ जा रहा है 17 आ जा रहा है। अब 17 को क्या करेंगे 1 + 7 कर देते हैं, तो ये आ जा रहा है 8। तो पहला ही आंसर हमें पता चल गया कि जो पहला है वही जो है हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये 8 जो है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर भी हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी 3 + 9 + 6 + 9 देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है हमारा कितना हो जा रहा है 27, और 2 + 7 करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 आ रहा है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह 1 + 7 + 6 + 4 करते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 18, और इसी तरह 1 + 8 करके देखा तो ये भी 9। सेम 5 + 6 + 2 + 5 किया, तो ये भी कितना आ जा रहा है हमारा, ये आ जा रहा है 18, दैट इज इक्वल टू 1 + 8, और ये हो जाएगा 9, तो 9 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड करना रहता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला, हमें पूछ रहा है
कि मिरर इमेज क्या होगा, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर। तो मिरर इमेज बनाना है, यहाँ पर आप मिरर रख दो, उसके नीचे आप इमेज बताओगे तो ये एरो कुछ इस तरह से बनेगा और उसके बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर आप देखो तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्या बोला कि नेम द स्टेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द chromosomes of a dividing cell lies at the इक्यूटोरियल प्लेट। ठीक है, तो सामसूत्र के उस चरण का नाम बताना है जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका का गुणसूत्र जो है वो मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है। तो वो कौन सा अवस्था होता है, वो होता है मेटाफेज, यानी कि मध्यावस्था में विभाजित किया जाता है, गुणसूत्र जो है वो विभाजित होता है। ठीक है, अब क्या बोला, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इसमें आपको ये पता करना है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ का अगर आप लॉजिक देखो तो यहाँ पे क्या क्या है कि 3² प्लस अगर हम 3 करते हैं तो वो हो जाता है 12। ठीक है, उसी तरह 12² प्लस 3 करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 144 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 147। उसी तरह अगर आप 147 का स्क्वायर प्लस 3 करो तो ये आपका आ जाएगा 21609 में प्लस 3 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 21612, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आना था वो कौन सा आएगा 147, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मीनार का 45 मीटर ऊंची और प्लेटफॉर्म का तथा मीनार के मध्य का क्षितिज दूरी जो दे रखा हुआ है 40√3 मीटर दे रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है, यहाँ पर मान लो ये जो शीर्ष है, टॉप है, यहाँ से अगर देखा जा रहा है किसी टावर को, ठीक है, किसी टावर को देखा जा रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और ये जो टावर है, यहाँ पे टावर जो है, टावर का हाइट दे रखा हुआ है कितना 45 दे रखा हुआ, 45 मीटर टोटल हाइट दे रखा हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म के इस क्षितिज से इस टावर का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा हुआ है 40√3। तो हमें बोल रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री वाला, इस तरह का क्वेश्चन जब आपको पूछा जाए तो कैसे सोल्व करना। कोई भी राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 60 होगा। ठीक है, तो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है, साइड होता है, वो 2 होता है। 30 के सामने वाला 1 कहलाता है और 60 के सामने वाला √3 होता है। पाइथागोरस परिमेय थ्योरम के अनुसार अगर आप फाइंड करो तो ये आपको एक वैल्यू निकल कर दिखेगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 30 के सामने क्या आएगा, 30 के सामने वाला जो होगा वो हमारा 1 होगा और यहाँ पर क्या है, ये 60 डिग्री होगा, तो 60 के सामने क्या आ जाएगा √3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 40√3 है, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है ये भी कितना दूरी होगा 40√3 होगा। अब यहाँ पर क्या है √3 जो है हमारा आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट का अनुसार यहाँ पे √3 है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ये √3 नहीं है, कितना है 40√3 है, यानी कि कितना गुना ज्यादा हो गया इससे, √3 से ये हो गया 40 गुना ज्यादा दे रखा हुआ है, 40 गुना ज्यादा दे रखा हुआ है, इसलिए ये भी 1 ना होकर इससे ये 40 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 40 होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 ना होकर कितना होगा 40 होगा। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 45 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 45 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा हुआ है वो हमें 40 है। तो ये हमें बस नीचे वाला पता करना है। तो 45 में से अगर हमने 40 माइनस कर दिया तो आ जाता है 5, यानी कि नीचे वाला जो होगा वो कितना होगा 5 मीटर होगा। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। अगला सवाल क्या बोला कि वाटर इमेज हमें देखना है, किसका, इस फिगर का वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज यहाँ पे रख दो, नीचे वाटर पानी रख दिया, तो इसका इमेज कैसा दिखेगा आपको, इसका इमेज जो है ऑप्शन बी के तरह दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे क्या बोला कि which of the following process will take place the slowest for the same quantity of liquid। तो सबसे धीरे जो प्रोसेस करता है वो कौन है? वाष्पीकरण, एवोपोरेशन जो है वो स्लोवेस्ट प्रोसेस करता है। पहले अंतरराष्ट्रीय अपने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है जो 2016 में उपलब्धि हासिल किया है? तो 2016 में जो है अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जिन्होंने शतक लगाया था वो है केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाया था, 2016 की बात है। तो अब क्या बोला कि वाटर इमेज, फिर से यहाँ पे वाटर इमेज, तो यहाँ पे वाटर रख दो तो ये आपको इमेज दिखेगा आपका ऑप्शन डी की तरह, मतलब ये डी की तरह जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो वो किसने किया? वो गैलियम, जो एक गैलियम एलिमेंट था, इसका इसका इसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, एक कंप्यूटर में हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन कह लो या हार्ट कह लो। सीपीयू के बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। आपके पास कीबोर्ड है, सीपीयू नहीं है तो कोई काम का नहीं। ग्राफिक्स कार्ड है, सीपीयू नहीं है तो कोई काम का नहीं। माउस है, सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए सीपीयू नेसेसरी है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि किस कार्य किसी किए गए कार्य के दर को मापती है? मतलब रेट ऑफ वर्क डन कैसे पता चलता है? पावर से। ठीक है, पावर P इक्वल टू क्या होता है? W/T, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला। ये क्षेत्रीय टीम दबंग मुंबई, कलिंगा लॉरेंस, रांची रेंज एंड दिल्ली वेव राइडर्स एक दूसरे के खिलाफ किस खेल के लीग प्रतियोगिता में खेलते हैं? तो ये जो टीम है, ये जो टीम किस पे खेलती है? हॉकी इंडियन लीग में ये सारे टीम खेलती है। हाइड्रा, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, हाइड्रा कैसे प्रजनन करती है? तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन से प्रजनन करती है। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन से प्रजनन करती है। अब हमें बताना क्या है कि फेसिंग नॉर्थ ऐश्वर्या टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आ गया डायरेक्शन से। जब भी आपका डायरेक्शन से सवाल आए, सबसे पहले आप क्या करना? मैप बनाना साइड में, मतलब डायरेक्शन बनाना साइड में। ये क्या होता है? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो अब इसमें इसमें क्या क्या बोला है? इसमें क्या बोल रहा है कि जो कौन है? ऐश्वर्या है, वो यहाँ पे खड़ी है फेसिंग नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, समकोण है। तो ऐश्वर्या क्या कर रही है? अब यहाँ से 45 डिग्री टर्न ले रही है क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 45 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ से ये 45 डिग्री इस तरफ आ जाती है। ठीक है, क्लॉकवाइज। उसके बाद बोल रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से वो क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री हो गया, 45 प्लस 90 हो जाएगा आपका 135। तो अब वो आ गई यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इस जगह पे पहुंच गई। तो इसके बाद बोल रहा है यहाँ से वो 180 डिग्री, यहाँ से वो 180 डिग्री यानी कि इस तरह वो पहुंची यहाँ पर क्लॉकवाइज। अब पूछ रहा है विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया आपका ईस्ट। तो ईस्ट जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। अब क्या बोल रहा है? अब आपको ये बताना है इस फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या चीज आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आया आपको कोडिंग डिकोडिंग से, सबसे पहले आप क्या करो? ABCD लिख लो साइड में, आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ से EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, तो यहाँ पे क्या है आपका? डी, डब्ल्यू और टी को कैसे लिखा जा रहा है? GZW। तो इसमें रिलेशन बताना है। डी से जी पे जाओ। डी यहाँ पर है 1 2 3, इस प्लस 3 करने से क्या हो रहा है? हमें जी मिल रहा है।
डब्ल्यू से जेड पे जाते हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे 1 2 3 +3 करने पे हमें क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है। टी से डब्ल्यू पे जाते हैं तो टी से भी डब्ल्यू पे जाने के लिए +3 कर रहा है। तो सेम रिलेशन हमें क्या करना है, क्यू पी और एम के बीच में भी बना देना है। तो इससे अगर हम +3 गए तो क्यू से +3 जाते हैं, क्यू यहाँ पर है 1 2 3 तो क्या आ जा रहा है, टी। पी से +3 करते हैं तो पी से +3 करते हैं तो एस। एम से +3 किया तो एम से +3 किया तो क्या आ गया, पी, यानी कि टी एस पी, जो कि हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 24। तो 24 में क्या है, आर्गुमेंट एंड अजप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो तर्क क्या है, कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह बैंगलोर और तुमकुर के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए एक प्रमुख सड़क की मरम्मत का कार्य करेगा। ठीक है, ये घोषणा किया गया है कि सड़क रोड का रिपेयर कराना है। अब उसके लिए धारणा है दो, लोगों को बैंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा के अनुसार योजना बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब रोड की मरम्मत हो रही है तो ये तो आवश्यकता है कि आप उस रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप अपना योजना बनाओ कि कैसे आपको वहां पे जाना है। प्राधिकरण नागरिकों को अनावश्यक मरम्मत कार्य से परेशान कर रहा है। अब देखो, मरम्मत करने का जानकारी तो पहले मिल चुका है तो इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है, 1 जो है वही केवल सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है वो क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। CO2 का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कार्बन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में कार्बन की प्रतिशत पूछा गया है तो वो कितना होता है, 27.3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला कि एक्स की रैंक ऊपर से 12वीं थी। ठीक है, एक ये है। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं काउंट करते करते तो एक्स हमें कुछ यहाँ पर मिला। ठीक है, तो इस टाइम इसका रैंक जो है कितना है, 12 है। और टोटल जो है दे रखा हुआ है, टोटल ऊपर से नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो कितना है, 16 है, 16 दे रखा हुआ है। ठीक है, 16 स्टूडेंट क्लास में है। तो पूछा जा रहा है नीचे से जो है, यहाँ से यहाँ तक, जो नीचे से अगर काउंट करें तो एक्स कितने जगह पे है। तो 16 में से अगर आप 12 घटाओ तो बचता कितना है, 16 में से 12 घटा तो 4, यानी कि नीचे में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं। तो नीचे से अगर काउंट करो एक्स का तो ये 1 2 3 4 और एक 5, यानी कि 4 जो आया उसमें और एक ऐड करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीचे से अगर काउंट करें तो एक्स जो है वो 5th नंबर पर बैठा हुआ है। In the modern periodic table, which of the periods contains 8 animal and elements in each? तो 8 एलिमेंट किसमें है आधुनिक आवर्त सारणी में, 2 और 3 वाले आवर्त में जो है वो 8 एलिमेंट रखे गए हैं। चूज द करेक्ट फिगर फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसमें क्या है, जो पहला फिगर, पहला और दूसरा का अगर आप रिलेशन देखो तो इसका वाटर इमेज बनाकर क्या किया है, इसको अपोजिट कर दिया गया है। उसी तरह अगर आप इसका वाटर इमेज बनाकर इसका अपोजिट करोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। क्या बोला है कि यदि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच कितना होने की संभावना है। तो जब भी आपका नीले से, ब्लू से जो है रेड हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, एसिड कहलाता है। और इस केस में जो आपका पीएच वैल्यू होता है वो <7 होता है, 7 से कम होता है पीएच वैल्यू। जब आपको अम्ल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 से नीचे होता है, यानी कि ब्लू से अगर रेड हो रहा है तो। ठीक है, वही चीज अगर रेड से अगर ब्लू हो रहा है तो इस केस में क्या है, ये क्षार हो जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में पीएच का जो वैल्यू होता है वो <7 होता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि नीले से वो लाल हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, मतलब वो अम्ल बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा,
7 से पीएच का वैल्यू नीचे होगा, तो ऑप्शन में बस 6 ही है जो कि 7 से नीचे है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर भी सेम आपको क्या करना है कि पुणे पुणे और सबसे पहले फाइंड करना है आपको रिलेशन PUNE एंड SXQF में रिलेशन। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप क्या कर लो, ABCD लिख लो, ABCDEFGHINOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, तो यहाँ से P से S तक का सफर चलते हैं हम लोग। P कहाँ है? P यहाँ पे, तो P पे +3 किया तो S आ गया। U से X पे जाते हैं तो U से X पे भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। उसी तरह N से Q पे जाते हैं तो N से Q पे भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, लेकिन E से F पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। सेम रिलेशन आपको क्या करना है? CITY के साथ भी बनाना है। तो C के साथ अगर हम लोग +3 जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? F मिलता है। I के बाद I से हम लोग +3 करते हैं तो हमें M मिल रहा है। ठीक है, IJKLM। उसके बाद इसके बाद भी हम लोग प्लस T के बाद अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है? L मिल रहा है, और T से अगर हम लोग +3 करते हैं, T से +3 किया तो 1 2 3 हमें क्या मिल रहा है? X मिल रहा है। T यहाँ पर है, 1 2 3 W मिल रहा है, और Y से अगर +1 करें तो हमें Z हो जा रहा है, यानी कि FLWZ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। अब क्या बोला, ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में क्या बोल रहा है कि ये 2017 का चार्ट है जो 6 महीना के लिए मोटरसाइकिल और कुल वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, हजारों में को दर्शाता है। तो इसमें आपको ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि ये जो ब्लू वाला है ये बाइक है, और ये जो है वो व्हीकल को दिखाता है, वाहन को दिखाता है। तो ये चार्ट के अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दी गई जानकारी के आधार पर मार्च 2017 में रजिस्टर मोटरसाइकिल के अलावा वाहनों की संख्या कितनी थी। मोटरसाइकिल के अलावा हमको पता करना है कि और कितने वाहन थे, किसमें? मार्च में। तो मार्च पे आ जाते हैं, मार्च है यहाँ पर। तो मार्च में जो है हमारा वाहन मोटरसाइकिल कितने थे? 15,000 थे। यहाँ पे देखो 15 है, तो 15,000 हमारे पास क्या थे? 15,000 हमारे पास मोटरसाइकिल थे। तो इसमें से बोल रहा है कि इसके अलावा और कितने वाहन थे। तो 15,000 से ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे 25,000 तक वाहन थे टोटल। 25,000 तक टोटल वाहन थे, जिसमें से 15,000 केवल बाइक थे। तो इसको अगर आप माइनस कर दो तो बाइक के अलावा कितने? टोटल 10,000 जो है और वाहन थे। यही हमें पता करना था, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे के सवाल पे देखते हैं। आगे के सवाल पे क्या बोला? मिश्रण दिया गया हुआ है किसका? रेत और बजरी का। सैंड और बजरी का अगर हम लोग ये देखें तो वो है 7:8 दे रखा हुआ है। उसी तरह बजरी और सीमेंट की बात करें तो ये 6:7 दे रखा हुआ है। अब हमें पूछा है कि सैंड यानी कि रेत और सीमेंट का रेशियो क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो इस तरह के चीजों को इस तरह से बनाते हैं, 7:8 और 6:7 कर दो, और यहाँ पे उल्टा n का कॉन्सेप्ट लगा दो। इसी तरह का हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्लास में सारी चीजें समझाई हुई है। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन कर देना है कुछ इस डायरेक्शन। तो 7 × 6 क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 42, और 6 × 8 क्या हो जाएगा? 48, और 8 × 7 क्या हो जाएगा? 56। तो ये हमारा निकल कर आ गया सैंड, ये बजरी और ये सीमेंट। ठीक है, ये 3 रेशियो निकल कर आ गया। अब हमें पूछा है सैंड और सीमेंट का, तो इसका वैल्यू कितना है? 42, और इसका वैल्यू कितना है? 56। अब इसको काट देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6 बार में, ये आपका आ जाएगा 8 बार में 7 का टेबल से, और ये आ जाएगा आपका 3 बार में, ये आपका आ जाएगा 4 बार में। तो यही आपका ऑप्शन सी जो है आंसर निकल कर आ जाता है। डैश को भारत का स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो केरल को जो है वो स्पाइस गार्डन के रूप में माना जाता है। राम के पिता राम के पिता राम से 2 गुना बड़े हैं। राम के जो पिता है राम से 2 गुना बड़े हैं। 8 साल पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 2.5 गुनी थी, और
राम का वर्तमान आयु कितनी है ये हमें पता करना है। तो राम यहाँ है और उसका फादर यहाँ है, ठीक है, राम और फादर का। तो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। जो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है कि राम का जो आयु है उसके फादर का कितना है, 2 गुना है। मतलब कि अगर राम 1 है तो फादर कितना होगा, 2 होगा। अब उसी तरह पास्ट में पहुंच जाते हैं, 8 साल पहले की बात की गई है। तो 8 साल पहले क्या बोला गया कि अगर राम 1 है तो ये इससे कितना होगा, 2.5 गुना ज्यादा हो। 2.5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, यानी कि 10 रेशियो 25 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं ये 2 और ये 5, 2/5 का रेशियो। तो अब जो है हमारा कुछ रेशियो आया, ये फादर और राम का, ये आ जाएगा पास्ट के केस में 2/5 और ये रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच गैप देखते हैं। तो गैप जो है यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर 3 का है। ये दोनों गैप क्या होना है, हमेशा सेम होना चाहिए। जब गैप सेम ना हो तो इसको सेम बनाया जाता है। कैसे बनाना है, ये हमने क्लास में भी देखा है। कैसे करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कितना आ गया, 3। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कितना आ गया, 1। ठीक है। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तब जो है हमारा रेशियो अब कुछ इस तरह से निकल कर आता है। 2 into 1 ये हो जाएगा 2, और 5 into 1 ये हो जाएगा 5, 3 into 1 ये हो जाएगा 3, और 3 into 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब जो है इसका गैप कितना निकल कर आ रहा है, 1। अब जो है इसका गैप कितना निकल कर आ रहा है, 1। तो ये जो था मेरा क्या था, ये था प्रेजेंट, और ये क्या चीज था, ये मेरा था पास्ट। ठीक है। मतलब 8 साल पहले की बात की जा रही थी। तो अब जो है हमारा गैप कितना निकल कर आ रहा है, 1, यानी कि 1 साल का डिफरेंस है। बट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, कि क्वेश्चन में बोल रहा है 1 साल का डिफरेंस नहीं है, ये 8 साल का डिफरेंस दिखा रहा है, या 8 साल पहले की बात की जा रही है। मतलब 8 गुना ज्यादा हो रहा है। तो 8 गुना ज्यादा है तो ये भी जो है इससे 8 गुना ज्यादा होगा, ये भी इससे 8 गुना ज्यादा होगा, ये भी इससे 8 गुना ज्यादा होगा, और ये भी इससे 8 गुना ज्यादा होगा। अब आपसे जो भी चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसको आप निकाल लो। क्या दे रहा है, राम की वर्तमान आयु, वर्तमान कौन सी है, ये वाली प्रेजेंट है। ठीक है। तो राम कौन है, राम ये है, राम का प्रेजेंट में कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 8 यानी कि 24 ईयर। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर। आपको अगर फादर पूछता है तो 6 into 8 कर लेते हैं, और अगर पास्ट बोलता कि 8 साल पहले राम का आयु कितना है तो 2 into 8 हो जाता, फादर कितना है तो 5 into 8 हो जाता। ऐसे चीजें निकलती है इजिली। ठीक है। अब क्या बोला, अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, बोल रहा है कि 20 किलोग्राम वजन की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है। तो वर्क डन निकालना, हमको निकालना है क्या, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh। ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m यानी कि मास, मास कितना दे रखा हुआ है हमें, 20 kg। ग्राम जी यानी कि ग्रेविटी कितना दे रखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h यानी कि हाइट हमें दे रखा हुआ है 2 मीटर। यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपका 400 जूल। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं, आगे का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 की क्लास में बाकी जो और क्वेश्चन है 75 तक हमें जाना है, तो वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछे जाएंगे, इसीलिए जो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेक्शन है हमारे चैनल पे किया गया है, पूरे अच्छे से टाइप वाइज क्वेश्चन बताया गया है। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्टीट्यूड क्लासेस और रीजनिंग क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, या वो से आप देख लेना। उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको आसानी से बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए शॉर्ट मेथड के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो उसको आप देख लेना, और चाहो तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम में कांटेक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ वगैरह। ठीक है। तो तब तक आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।